अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल इकनॉमिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बना चुके हैं और हम अब कोर्स का एक बहुत ही क्विक शॉर्ट रिव्यू कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने कोर्स पढ़ा हुआ है और उनको सिर्फ एग्ज़ाम में जाने से पहले 1 डेढ़ घंटे बैठ के ये रिवाइज़ करना है कि कोर्स में क्या क्या था। तो इसमें हम डेप्थ में नहीं बताएंगे कि ये प्रिंसिपल कहाँ से आया और क्यों आया, बल्कि भगाएंगे। एक क्विक रिव्यू हो जाएगा जिसमें आपको किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका पार्ट 1 बना चुके हैं, पार्ट 2 कर रहे हैं। चैप्टर 1 और 2 कवर कर लिया था, डिमांड सप्लाई कवर कर ली थी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कवर कर लिया था, इलास्टिसिटीज़ कवर कर ली थी, मार्केट फेलियर कवर कर लिया था। अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3। माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स कौन कौन होते हैं, यहाँ से बात शुरू करेंगे। तो थोड़ा तेज़ चलेंगे, आप कोशिश कीजिएगा कि हमारे साथ साथ चलें। सबसे पहले तो मनी क्या होती है भाई? मनी होती है हर वो चीज़ जिसको कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज़ कर लें, जिसमें स्टोर ऑफ वैल्यू हो। सबसे बड़ा फीचर मनी का है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फिर स्टोर ऑफ वैल्यू है। ठीक है, स्मॉलर डोमिनियन हो, यानी 5 रुपये का भी हो और 5,000 का भी हो, मुख्तलिफ साइज़ में अवेलेबल हो और एक्सेप्टेबल हो, और ज़ाहिर है सप्लाई कंट्रोल्ड हो। अगर हो सके तो मनी ऐसी भी चीज़ हो, अगर पॉसिबल हो, कि वो डेफर्ड पेमेंट का बाइस बन जाए। आज आपने पे कर दिया, कल कैश हो जाए, आज उसके हाथ में पैसे ना पहुँचे, कल पहुँच जाएं। जैसे पोस्ट डेटेड चेक्स होते हैं। तो हर फॉर्म ऑफ मनी जो है वो अच्छी नहीं होगी, सारी शर्तें पूरी नहीं करेगी। जैसे पाकिस्तानी करेंसी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है पाकिस्तान में, वो स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, स्मॉल डोमिनियन में अवेलेबल है, एक्सेप्टेबल है पूरे पाकिस्तान में, सप्लाई कंट्रोल्ड है, डेफर्ड पेमेंट का बाइस नहीं है जो कैश कैश करेंसी है। हाँ, जो पाकिस्तान में आपका बैंक अकाउंट है तो उससे आपके ये डेफर्ड पेमेंट के मसले हल हो जाते हैं। ठीक है जी। एक्सेप्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, ये फीचर्स हैं मनी के। पोर्टेबिलिटी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके, ड्यूरेबिलिटी का मतलब 2 दिन में ख़राब ना हो जाए, डिविजिबिलिटी यानी स्मॉलर डोमिनियन में अवेलेबल होना, स्कैरसिटी यानी कंट्रोल सप्लाई। ठीक है जी। पहले लोग जो हैं वो ज़ाहिर है बार्टर करते थे। बार्टर से सारे मसले हल नहीं होते, बहुत सारे मसाइल हैं बार्टर के, वो तफसील से आप उस चैप्टर की तफसील में देखिएगा। तो उस मसले को हल करने के लिए कॉमन करेंसी आहिस्ता आहिस्ता पैदा हुई। शुरू शुरू में गोल्ड था, क्योंकि सबके लिए अवेलेबल था, सबके लिए एक्सेप्टेबल था। और गोल्ड के साथ साथ एक दूसरे मेटल्स भी साथ में इस्तेमाल होते थे स्मॉलर डोमिनियन के लिए। गोल्ड का तो छोटा टुकड़ा भी कर लें तो महंगा आता था, तो फिर उसके लिए सिल्वर यूज़ होता था, सिल्वर के बाद कॉपर यूज़ होता था, कॉपर के बाद और भी स्मॉलर डोमिनियंस होते थे। ऑन द अदर हैंड बैंक क्या होता है? बैंक एक ऐसा इदारा है, अच्छा मैं अब यहाँ पे वो बातें नहीं करूँगा जो मैंने तफसील से पेपर उसमें चैप्टर में की है कि बैंक के क्या मसले मसाइल हैं, बल्कि डायरेक्टली सिर्फ कोर्स के रिलेटेड बात करेंगे। तो बैंक एक ऐसा इदारा है जो कि लोगों से कहता है कि आप हमारे पास सेव करें, ताकि हम आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर सकें। हर शख्स के पास इन्वेस्ट करने की पॉसिबिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, तो वो बैंक को देता है, बैंक उनके बिहाफ पे इन्वेस्ट करता है और उसके ऊपर प्रॉफिट कमाता है और उन लोगों को वापस देता है। इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से ज़रिए होते हैं बैंक के पास? सबसे बड़ा ज़रिया जो बैंक यूज़ करता है और सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट वो है लोन देना। लोन में भी सबसे सिक्योर लोन जो है वो है जो गवर्नमेंट को दिया जाता है, गवर्नमेंट तो वापस करती है। तो लोन देता है, दूसरे सामने वाले बंदे से इंटरेस्ट चार्ज करता है और उस इंटरेस्ट के अगेंस्ट अपने जो उनके कस्टमर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है। तो बैंक जो है वो डिपॉजिट्स कॉल करता है, लोग उसके पास डिपॉजिट करते हैं और बैंक फिर आगे लैंड करता है। लोग अगर लाख लाख 1.5 लाख रुपए भी जमा करा के बैंक में रखते हैं तो बैंक आगे जो करोड़ों रुपए का लोन देने के काबिल होता है। तो ये हो गई बैंक का अपना जो रेट है, बैंक का अपना जो लैंडिंग रेट है, लेट सपोज वो 18% है। और बैंक का अपना जो बोरोइंग रेट है, यानी जो वो अपने अकाउंट होल्डर्स को प्रॉफिट देगा या इंटरेस्ट देगा,
वो अगर लेट सपोज 15% है, तो फिर इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है इसको कहते हैं बैंक का स्प्रेड। इन दोनों रेट्स का डिफरेंस जो है वो स्प्रेड है। ठीक है जी। बैंक जो है वो एक तो ये चार्ज करता है, इस स्प्रेड से कमाता है, लॉजिकल सी बात है, कमाई का जरिया। उसके अलावा भी वो अपने कस्टमर से चार्ज कर सकता है। अगर बैंक में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हैं तो ये चार्जेस कम होते हैं। कम कंपटीशन है, बैंक्स कम है, तो वो चार्ज करते हैं अकाउंट खोलने का चार्ज, चेकबुक इशू करने का चार्ज, एटीएम कार्ड इशू करने का चार्ज, एटीएम कार्ड के रिन्यूअल का चार्ज, कैश निकालने का चार्ज, इंश्योरेंस का चार्ज, किसी और जगह से को पे ऑर्डर बना के देने का चार्ज। तो मुख्तलिफ चार्जेस बैंक आपसे ले सकते हैं। कुछ बैंक्स लेते हैं, कुछ बैंक्स नहीं लेते। बैंक्स की भी किस्में होती हैं। सबसे पहली किस्म बैंक की जो है वो है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज़ द बैंकर ऑफ बैंक। दूसरे बैंक से अपने पैसे सेंट्रल बैंक में रखवाते हैं। सेंट्रल बैंक कंट्रोलर होता है, सेंट्रल बैंक अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है। सेंट्रल बैंक बताता है कि किन शराइत पे बैंक खोलने की इजाज़त है। तो बैंक्स को रेगुलेट जो बैंक सेंट्रल बैंक करता है। करेंसी छापना भी सेंट्रल बैंक के कामों में से है। एक्सचेंज रेट को देखना, डॉलर्स के रिज़र्व अपने पास रखना, गोल्ड के रिज़र्व अपने पास रखना मुल्क के, और इंटरेस्ट रेट का तयन करना, ये सारी चीज़ें सेंट्रल बैंक कर रहा होता है। ठीक है। सेंट्रल बैंक के बाद जो पहला सबसे कॉमनली नोन बैंक है वो है कमर्शियल बैंक। सबसे ज़्यादा आपको कमर्शियल बैंक ही नज़र आएगा। वो बैंक जो कि नॉर्मली कस्टमर से कहता है कि आप डिपॉजिट करवाइए हमारे पास, हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे और दूसरों को लोन देंगे, उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ज़ाहिर है एक डिपॉजिट करने के अगेंस्ट वो आपको कुछ चीज़ें देता है। जैसे कि कमर्शियल बैंक आपको कहता है कि आपको हम चेक बुक देंगे। चेक बुक क्या होती है? वो एक ऐसी बुक होती है, इस पर आप अपना साइन करते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड में होता है साइन, वो साइन मैच करता हूँ, कहते हैं कि ठीक है, इन्हीं का चेक है, आप उसमें से पैसे निकाल सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और बैंक से कैश भी निकलवा सकते हैं। उसके अलावा वो आपको एटीएम कार्ड्स देता है। उसके अलावा आपसे कहता है पे ऑर्डर की फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं। पे ऑर्डर क्या होता है? आप किसी को, मैं आपको चेक देता हूँ, ये लो 10 लाख रुपए का चेक मेरे बैंक से निकलवा लेना। आपने मुझे सामान दे दिया, आप बैंक में गए, बैंक में पैसे नहीं थे, तो आप तो गए। ऑल दो कि किसी का चेक डिसऑनर होना, ये चेक डिसऑनर होना कहलाता है। इसको हमारे यहाँ कमर्शियल टर्म में चेक बाउंस होना भी कहते हैं। चेक डिसऑनर होना काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है। किसी का चेक डिसऑनर हो गया तो पुलिस के कार्रवाई कर सकती है। तो लेकिन बहरहाल आपने कोई चीज़ किसी को बेची, उसके बाद पैसे ही नहीं थे, उसने आपको चेक दे दिया, आप चेक लेके आ गए, चीज़ उसको दे दी, उसने चीज़ इस्तेमाल कर ली। अब आप पुलिस के पास गए भी, पुलिस ने उसके ऊपर छापा मारा, उससे कहा मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। अब क्या करेगी पुलिस? आपका तो नुकसान नहीं हल होगा, कुछ भी नहीं है उसके पास, अब आपको तो नुकसान हो गया। तो फिर इस सूरत में एक और तरीका आया है। वो तरीका क्या? आप किसी को सामान बेचते हुए कहें कि सामान बड़ा महंगा है भाई, मैं चेक एक्सेप्ट नहीं करूँगा, या आपके साथ मेरा तजर्बा नहीं है, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपसे चेक एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं आपसे कन्फर्म चेक एक्सेप्ट करूँगा। आपका बैंक ये लिख के दे कि जो पैसे आप मुझे दे रहे हैं, जो चेक आप मुझे दे रहे हैं, ये पैसे आपके पास हैं और अब ये पैसे आप किसी और को नहीं देंगे। तो इस काम के लिए एक चीज़ बनती है पे ऑर्डर। मैं अपने बैंक जाऊँगा, मैं अपने बैंक से कहूँगा मुझे 10 लाख रुपए का पे ऑर्डर बनवाने हैं, मेरे 10 लाख रुपए फ्रीज़ हो जाएंगे। अब वो किसी और को नहीं जा सकेंगे, और अब वो पे ऑर्डर जिसके नाम बनवाया होगा उसी के अकाउंट में जाएगा। तो ये एक सेफ ट्रांजेक्शन होगा। कैंसिल हो सकता है पे ऑर्डर, लेकिन अगर आपके पास आ गया तो फिर मैं कैंसिल नहीं करवा सकता। अगर मैंने पे ऑर्डर आपको दे दिया तो फिर अब मैं कैंसिल नहीं करवा सकता। पे ऑर्डर कैंसिल करवाने के लिए पे ऑर्डर लेके जाना ज़रूरी है। ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपको बैंक और भी कुछ छोटी मोटी सर्विसेज देता है। जैसे कि आपको बैंक जो है वो इंश्योरेंस करवा देता है, आपको सामान लोन पे निकल देता है, कार निकाल देगा, ये निकाल देगा, चीज़ें मुख्तलिफ। ठीक है। उसके अलावा एडवाइस भी देता है बैंक आपको। बाज़ बैंक से आपको स्टॉक एक्सचेंज में परचेजिंग करने की भी सहूलत देते हैं हमारे थ्रू। बाज़ बैंक जो हैं वो आपको करेंसी एक्सचेंज करके भी दे देते हैं, शेयर्स ख़रीदने की, करेंसी एक्सचेंज करने की। जी। बैंक के, कमर्शियल बैंक के अलावा और छोटे छोटे बहुत सारे बैंक्स होते हैं। जैसे कि एक बैंक होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ माइक्रो फाइनेंस बैंक होता है। माइक्रो फाइनेंस बैंक्स वो होते हैं जो कि छोटे छोटे कर्जे देते हैं। ये बने ही इसलिए होते हैं कि छोटे कर्जे दिए जाएँ। आम तौर पे गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, आम तौर पे। कभी कभी नहीं भी होते। जैसे कि पाकिस्तान में एक माइक्रो फाइनेंस का इदारा है, उसको बैंक कहना शायद सही नहीं होगा, माइक्रो फाइनेंस का इदारा है अखुवत फाउंडेशन। अखुवत फाउंडेशन क्या कहती है कि आप हमारे पास आइए, हमसे 2 लाख रुपए का लोन लीजिए, आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। मेरे पास 2 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे 2 लाख वापस कर दीजिएगा, 1 साल 2 साल में मैं आपसे कुछ पैसे चार्ज नहीं करूँगा। तो ये
सपोर्ट के लिए बनाया जाता है। ऐसा बैंक जो अखुवत बैंक है वो लोगों के पैसों से बना है, लोगों ने अपने पैसे दे दे के उनको खड़ा किया है और अखुवत आगे पैसे देती है। मज़े की बात यह है कि अखुवत लोगों को पैसे देती है और अखुवत का रिकवरी रेट कमर्शियल बैंक से ज़्यादा है। कमर्शियल बैंक के पैसे वापस आते हैं ना जितने, उससे ज़्यादा अखुवत के पैसे वापस आ जाते हैं। तो गरीब गुरबा को जो लाख 2 लाख 3 लाख का लोन देते हैं वो वापस आते हैं उनके पास। उनका बड़ा खूबसूरत सा मॉडल है। वो उनकी कोई ब्रांच नहीं है, वो मस्जिदों में बैठते हैं और मस्जिद में बैठ के लोगों से वो कोलेट्रल लेते हैं जो सोशल कोलेट्रल है उसके अगेंस्ट देते हैं। 2 लाख रुपए दे रहा हूँ किस बुनियाद पे? कोई जायदाद नहीं रखते, कोई मोटरसाइकिल के कागजात नहीं रखते, बल्कि मस्जिद में बैठ के मोहल्लेदारों से पूछ लेते हैं भाई बंदा ठीक है, बंदा ठीक है तो दे देते। तो इस तरह से बड़ा कामयाबी से ये चल रहा है और जो साहब चला रहे हैं वो बड़े मशहूर हैं दुनिया में सब, और हो सकता है उनको कोई बड़ा कुछ आने वाले दिनों में उनको कोई बड़ा प्राइज़ भी मिल जाए। माइक्रो फाइनेंस का एक बहुत बड़ा काम जो है वो बांग्लादेश में किया गया था। शुरू जो हुआ था ना माइक्रो फाइनेंस का बहुत बड़ा काम बांग्लादेश में हुआ था और वो इतने बड़े हो गए थे वो साहब जिन्होंने काम शुरू किया था कि वो बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर ही बने। लेकिन बाद में काफ़ी स्कैंडल्स भी आया उसकी वजह से। उनका जो तरीक़ाकार था ना वो ख़तरनाक था। वो कोलेट्रल रखते थे, ज़मीन के कागजात, ये कागजात। दूसरा वो बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे। माइक्रो फाइनेंस तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि गरीबों को छोटे छोटे लोन दो, लेकिन उससे बहुत हाई इंटरेस्ट भी चार्ज करते थे। अखुवत का जो मॉडल है उससे बिल्कुल अलग है, वो इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं करते। तो वो एक्चुअली जो सही मॉडल जो है ना, जो वाकई फ़ायदेमंद है, वो अखुवत का मॉडल। तो माइक्रो फाइनेंस बैंक में इजी पैसा हो सकता है और छोटे ज़राई तरक्याती बैंक है, ये किसानों को छोटे कर्जे देता है पाकिस्तान में अगर देखें तो। उसके अलावा बैंक के तरीक़े पे अमल करते हुए इस्लामिक फाइनेंस भी, इस्लामिक बैंकिंग भी एक चीज़ है। वो कमर्शियल बैंक ही है, बस उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इंटरेस्ट बेस्ड नहीं है, बल्कि वो इक्विटी बेस्ड या मुदारबा बेस्ड या मुशारका बेस्ड कारोबार करते हैं। ये पूरा इस्लामिक मॉडल है जो कि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, तो उसका हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। उसके अलावा क्रेडिट यूनियंस होती हैं, म्यूचुअल सोसाइटीज़ होती हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं ख़ासतौर पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए बनते हैं, वो लोन नहीं देते बल्कि आपके पैसे लेके इन्वेस्ट करते हैं। और यूनियंस जो होती हैं वो कुछ लोग मिलके किसी सोसाइटी के फ़ायदे के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि गुलशन इकबाल रेजिडेंट्स के बेनिफिट के लिए यूनियन बनाई है, तो गुलशन इकबाल के लोग उसमें पैसे रखवा सकते हैं। उनके कोई इन्वेस्टमेंट्स होंगी, उनके प्लॉट ले लेंगे, वो उससे फिर प्लॉट बेचेंगे, उससे प्रॉफिट कमाएंगे, तो उसके पैसे लोगों को देंगे। तो किसी ख़ास कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए भी छोटे से बैंक नुमा इदारे बनाए जा सकते हैं। तो म्यूचुअल सोसाइटीज़ इस तरह से हाउस बिल्डिंग सोसाइटी होती है कि किसी को घर बनाना है तो वहाँ से कर्जा ले ले। हमारे यहाँ हाउस बिल्डिंग सोसाइटी गवर्नमेंट की तरफ से बनी हुई है कि किसी को घर बनाना है तो वहाँ से कर्जा ले ले। 20-25 साल का लोन मिलता है, उससे लंबा टेन्योर का लोन होता है। ठीक है जी, तो बैंक के रोल मैंने बता दिए। हाउस होल्ड क्या होते हैं, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ जो माइक्रो यूनिट्स हैं सोसाइटी में वो कौन कौन से हैं। तो मैंने बताया एक बैंक है, दूसरा हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड क्या है? हाउस होल्ड वो लोग हैं जो पूरे मुल्क के अंदर सारे जो रिसोर्सेज कंज्यूम भी कर रहे हैं, प्रोवाइड भी कर रहे हैं। लैंड भी वो दे रहे हैं, लेबर भी वो दे रहे हैं, कैपिटल भी उन्हीं के पैसों से आ रहे हैं बैंक के थ्रू, और एंटरप्रेन्योर भी उन्हीं में से कोई निकल के आ रहा है। और इसके अगेंस्ट वो क्या कहते हैं, लेते हैं रेंट। लैंड के बदले वो रेंट लेते हैं, लेबर के बदले वेजेस लेते हैं, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट लेते हैं, और एंटरप्रेन्योर जो है वो अपना प्रॉफिट लेता है। तो हाउस होल्ड, लेकिन साथ ही साथ हाउस होल्ड जो है वो बिज़नेस सेक्टर को लैंड भी देते हैं और उसके अगेंस्ट ये लेते हैं। और फिर बिज़नेस सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड को क्या देता है? गुड्स और सर्विसेज देता है और उसके बदले प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेता है। तो ये 2 सेक्टर हो गए, हाउस होल्ड हो गया और बिज़नेस सेक्टर हो गया। उसके अलावा तीसरा सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का रोल हमने पीछे भी पढ़ा था। गवर्नमेंट का रोल जो है वो लोगों से टैक्स कलेक्ट करना, लोगों को सपोर्ट करना, फैसिलिटेट करना पब्लिक गुड्स की सूरत में, मेरिट गुड्स की सूरत में, डीमेरिट्स को रोकना, पॉलिसीज़ बनाना। तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है लोगों से, बिज़नेस सेक्टर से भी लेती है और हाउस होल्ड से भी लेती है, और टैक्स की सूरत में पैसे लेती है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग की सूरत में वापस खर्च कर देती है। ठीक है, बात समझ में आती है। कंज्यूमर्स जो कंजम्पशन करते हैं, कंजम्पशन बहुत बड़ा फैक्टर है पूरी इकॉनमी को चलाने का। लोग खर्च करेंगे तो कारोबार चलेगा, है ना। एक ऐसी सोसाइटी जो बहुत ज़्यादा सेव करती है, खर्च नहीं करती, तो उस सोसाइटी के अंदर बिज़नेस एक्टिविटी भी नहीं हो सकेगी, क्योंकि जब वो खरीदेगी नहीं तो कोई बनाएगा कैसे। इसलिए दुनिया की कामयाब तरीन मार्केट में से जो मार्केट है वो अमेरिकन मार्केट है। अमेरिकन मार्केट इज़ प्योर कंज्यूमर मार्केट।
इंडिया भी जो इतना आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में आगे आता जा रहा है, तो उस वजह से कि इंडिया की गवर्नमेंट्स ने अपने सोसाइटी को कंज्यूमर सोसाइटी बनाया, लोगों को कहा है कि आप लोन लेके खर्चा करो, पैसे नहीं भी हैं तो उधार लेके खर्च कर दो, ताकि कंज्यूम करोगे तो कंपनीज को बनाने का फ़ायदा होगा, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगी। तो अमेरिका में बहुत लोगों ने इन्वेस्ट इसीलिए किया कि वहाँ पे कंजम्पशन, और पॉपुलेशन खुद इतनी बड़ी है, उनकी बिलियन प्लस पॉपुलेशन है, तो वो इतने लोग मिलके कंज्यूम करते हैं, तो उनको अच्छा जो कंपनीज है उनको अच्छा फ़ायदा है कि वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करें। कंजम्पशन जो है वो वेरी करती है, लोगों की कंजम्पशन वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू, किन किन चीज़ों की वजह से वेरी करती है, इनकम से वेरी करती है, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन की बात हो रही है, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम होगी। और उसके अलावा एज के हिसाब से वेरी करती है, जब जब एज कम होती है तो कंजम्पशन ज़्यादा होती है, सेविंग ज़ीरो होती है, माइनस में होती है, कोई और खर्च कर रहा होता है उनको। फिर जब फैमिली साइज़ बड़ा हो जाता है कंजम्पशन और बढ़ जाती है, लेकिन इनकम भी बढ़ जाती है, तो ये पूरा एक पैटर्न है लाइफ का लोगों का, एज के साथ वेरी करती है। जेंडर के हिसाब से भी कंजम्पशन वेरी करती है, बिल्कुल वेरी करती है। आपके ख्याल से औरतें ज़्यादा खर्च करती हैं या मर्द ज़्यादा खर्च करते हैं? मर्द ज़्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि वो औरतों को देते हैं खर्च करने के लिए। अगर अगर दो इंडिविजुअल हैं, दोनों कमा रहे हैं, तो मर्द फिर भी ज़्यादा खर्च कर रहा होता है, क्योंकि उसको हाउस होल्ड आइटम्स लेने हैं, सब कुछ लेना है। औरतें फिर अपने पैसे सेव करना शुरू कर देती हैं। ये पाकिस्तान की हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ। कंज्यूमर स्पेंडिंग में काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं। नंबर वन, लोगों की इनकम बढ़ी है, पूरी दुनिया में इस वक्त अच्छी खासी बढ़ गई है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि पहले जो चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अब हर बच्चा अफोर्ड कर रहा है। पहले इतना आसान नहीं था अपनी लाइफस्टाइल को इतना मॉडर्न बनाना, गाड़ियों पे जाना, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, इंटरनेट। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ती हो गई हैं चीज़ें, मोबाइल फ़ोन सस्ते नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन हर एक के पास है। तो उसकी वजह ये कि इनकम लेवल बढ़ा है, तो इनकम लेवल बढ़ने की वजह से ज़ाहिर है कंजम्पशन ओवरऑल बढ़ी है। उसके अलावा पहले जो है वो लोग जो वर्किंग आवर्स थे लोगों के कम होते थे, अब लोगों के वर्किंग आवर्स डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल जॉब कर रहे हैं, वो शाम को घर से काम कर रहे हैं, वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है, ऑनलाइन जॉब्स, ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगे। वैसे लोगों ने काम ज़्यादा, जब लोग काम ज़्यादा करेंगे तो फिर लोग कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा अर्न ज़्यादा कर रहे हैं तो कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं। इसी तरह सोसाइटी में कंज्यूमरिज्म वैसे भी आ गया है, इतने ऐड आते हैं टीवी पे, इतने ऐड आते हैं सोशल मीडिया पे, कि हमारा जो स्टाइल है कंजम्पशन का वो हमें मजबूर करता है कि हम ज़्यादा कंज्यूम करें, दिल चाहता है हमारा। फिर तीसरा ये कि लोन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले इतनी आसानी से किसी को लोन नहीं मिलता था, अब तो हर बंदा क्रेडिट कार्ड निकलवा सकता है, क्रेडिट कार्ड निकालो, अगले 6 महीने की तनख्वाह इस्तेमाल कर लो अपनी। पॉपुलेशन ट्रेंड भी कुछ चेंज हुआ है, ये डिफरेंटली बिहेव किया है। पहले लोगों की आबादी ज़्यादा थी, एक एक घर में 8-8 बच्चे होते थे, अब एक एक घर में एक एक दो दो बच्चे होते हैं। तो बज़ाहिर इसकी वजह से एक बंदे की एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए था, लेकिन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर उसके बावजूद कम नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने अब अपना जो स्टैंड ऑफ लिविंग है वो चेंज कर लिया है। पहले बच्चे गवर्नमेंट स्कूल जाते थे, गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज होता था, अब प्राइवेट स्कूल जाते हैं, प्राइवेट अस्पताल में इलाज होता है, अपनी गाड़ी में घूमते हैं। सब लोगों को पाकिस्तान टूर लगाना है, हर बंदे को जो है वो कोई ना कोई ट्रैवलिंग करनी है, हर बंदे को जो है वो कुछ ना कुछ अपनी लग्जरी, अपनी कंफर्ट पर खर्च करना है। इसी तरह से लोग हेल्थ कॉन्शियस भी पहले से ज़्यादा हो गए हैं, तो हेल्थ रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ों पे भी ज़्यादा खर्च होने लगा है पहले से। इन्वायरमेंट का कंसर्न बढ़ने की वजह से भी कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुआ है, उन चीज़ों की कंजम्पशन भी हो रही है जो चीज़ें पहले बहुत महंगी समझी जाती थी, लेकिन अब चूँकि वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बनाई गई हैं तो उनको लोग कंज्यूम करने के लिए तैयार हैं। टेक्नोलॉजी ने भी कंजम्पशन पैटर्न पे काफ़ी फ़र्क डाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज होती है, और जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज होती है आपको नए से नए प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, कमाने के ज़रिए भी आ गए हैं। और अच्छा, कंजम्पशन के तो मैंने बहुत सारे फैक्टर्स बता दिए, इसी तरह से, अब मैंने लिखे नहीं लेकिन बता दिए। इसी तरह से सेविंग के भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, इसको अलर्ट ही कर लें। जब कंजम्पशन ज़्यादा होगी तो सेविंग कम होगी, तो अगर कंजम्पशन को किसी चीज़ ने बढ़ाया है तो उसी चीज़ ने सेविंग को कम किया होगा। इसी तरह से कुछ एडिशनल फैक्टर ये है कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगी या कम होगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगी क्योंकि लोग कहेंगे बैंक के पैसे रखो, एक इस वजह से बढ़ेगी, और एक इस वजह से कंजम्पशन कम होगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कंजम्पशन इसलिए कम होगी क्योंकि उसको उधार लेके खर्च करना महंगा पड़ रहा है। इसी तरह से कंज्यूमर का या लोगों का फ्यूचर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी। फ्यूचर कॉन्फिडेंस बढ़ने से होगा कि यार हालात अच्छे ही जा रहे हैं, तो इतना बचाने की जरूरत नहीं है, तनख्वाह आती रहेगी तो खर्च कर देते हैं। जब ये लगे ना पता नहीं अगले महीने की तनख्वाह आएगी कि नहीं आएगी, तो ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हैं। सेविंग स्कीम्स अगर बहुत सारी आ जाएंगी तो लोग सेव ज़्यादा करेंगे।
सेविंग पैटर्न भी इधर है, लाइफ के साथ साथ चेंज होता है। बचपन में कोई सेविंग नहीं होती, बुढ़ापे में भी डिस सेविंग होती है। अपनी जवानी में इंसान कुछ सेव कर ले तो कर ले, अब आजकल वो भी चेंज हो गया है। अच्छा, इसी तरह से सेविंग से बाहर निकलें तो फिर बोरोइंग पे आ जाएं, वो भी सेविंग का उलट है। बोरोइंग क्या चीज़ है? उधार लेना। बोरोइंग भी इंटरेस्ट रेट से डायरेक्टली रिलेटेड है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बोरोइंग कम हो जाएगी, सेविंग बढ़ेगी तो बोरोइंग कम हो जाएगी। अच्छा जी, आप ये बताइए कि अगर किसी की वेल्थ बढ़ती है तो उसकी कंजम्पशन बढ़ती है कि कम होती है? लॉजिकल है। किसी की वेल्थ बढ़ती है तो सेविंग बढ़ेगी कि कम होगी? किसी की वेल्थ बढ़ जाती है, उसकी बोरोइंग बढ़ेगी कि कम होगी? बोरिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि अब उसके पास इतनी पीछे ज़्यादा पड़ी है, कहेगा कि ठीक है इतने मैंने 4 घर मेरे बाप दादा छोड़ के मरे हैं, अब मेरे हो गए, अब मैं ज़रा बैंक से बड़ा लोन ले लूँ, कोई मदे के काम करता हूँ। तो वेल्थ बढ़ने से बोरोइंग बढ़ जाती है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ने से भी बोरोइंग बढ़ती है, क्योंकि सेविंग कम होती है, तो उसका उलट है। अगर अवेलेबल सोर्सेज ऑफ बोरिंग बढ़ जाएंगे तो भी बोरिंग बढ़ जाएगी, ज़ाहिर है, जैसे बैंक्स खुल जाते हैं तो बोरिंग बढ़ जाती है। लेबर की थोड़ी सी बात कर लें तो लेबर के मुख्तलिफ तरह के वेज रेट होते हैं। लेबर जो वेज रहती है मुख्तलिफ तरीक़ों से लेती है। कौन कौन से वेज रेट होते हैं फटाफट वो देख लेते हैं। टाइम रेट होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूँ, पता है आप लोगों को। पीस रेट होता है, सैलरी होती है, फिक्स सैलरी, परफॉर्मेंस रिलेटेड मुख्तलिफ बोनस होते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ तरह की वेजेस होती हैं। बंदा ऑक्यूपेशन कौन सा सेलेक्ट करता है, क्या सोच के सेलेक्ट करता है, क्या फैक्टर्स होते हैं जो ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करने के बायस बनते हैं? सबसे पहले तो उसका अपने, इसको आप कहते हैं ना, उसके जो इंटरनल फैक्टर्स। अब इसमें उसकी एजुकेशन आ गई, उसकी अपब्रिंगिंग आ गई, उसके ख़ानदान का कारोबार क्या था, उसके बाप दादा क्या करते आ रहे हैं, उसके बाद पहले से कोई ज़मीन वमीन तो नहीं है, खेती बाड़ी की ज़मीन है वही कर लेगा फिर। तो उसके बाप दादा का गाय भैंसे छोड़ के मारे तो दूध का कारोबार कर लेगा भाई, है ना। तो उसके इंटरनल फैक्टर्स क्या थे। उसके अलावा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसके अंदर ज़ाहिर है वेज कितनी है, जिस चीज़ में वेज या सैलरी ज़्यादा होगी वो उस कारोबार को सेलेक्ट करेगा। जिस कारोबार में डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, यानी फ्यूचर प्रोग्रेस का, ग्रोथ का ऑप्शन ज़्यादा होगा, वो कारोबार, वो जॉब सेलेक्ट करेगा। जिस कारोबार के अंदर सिक्योरिटी ज़्यादा होगी तो वो कारोबार सेलेक्ट करेगा। जिस कारोबार में सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी वो कारोबार सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ रीज़न हैं जिसकी वजह से अगर आप गौर करें तो मार्केट में लेबर की सप्लाई चेंज होती रहती है। एक लेबर की डिमांड है और एक लेबर की सप्लाई है। लेबर की डिमांड कौन करता है? कंपनीज करती हैं। लेबर की सप्लाई कौन करता है? हाउस होल्ड करता है। लेबर की डिमांड कौन करती है? बिजनेस सेक्टर करता है। लेबर की सप्लाई कौन करता है? हाउस होल्ड करता है। हाउस होल्ड जो है वो जैसे जैसे वेज बढ़ती है वैसे वैसे लेबर की सप्लाई बढ़ाता है। मार्केट में अगर किसी काम के पैसे ज़्यादा हो जाएंगे तो खुद ब खुद उसके लेबर बढ़ जाएंगे। जैसे आप देखें आजकल ऑनलाइन काम के पैसे ज़्यादा हैं तो ऑनलाइन लेबर बढ़ गया, ऑनलाइन लोग काम करने लगे ज़्यादा से ज़्यादा। वेज रेट बढ़ाते जाएँ, काम बढ़ते जाते हैं। लेकिन हमने एक फैक्टर और भी देखा कि अच्छा, अगर डिमांड बढ़ जाएगी लेबर की तो ऑटोमेटिकली लेबर की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, जिसकी वजह से ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई होना शुरू हो जाएगी खुद ब खुद। ये मार्केट मैकेनिज्म लेबर मार्केट में भी ऑपरेट होता है। हमने एक फैक्टर लेकिन ये देखा कि लेबर की सप्लाई का कर्व कहीं कहीं शॉर्ट रन में ऐसा होता है। शॉर्ट रन में जी कैसा सा कर्व है? जी सर, इसको कहते हैं बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। अरहम भाई, लेबर को सप्लाई करते वक्त ये नज़र आता है कि जब लेबर की प्राइस यानी वेज रेट बढ़ती है तो लेबर अपनी सप्लाई बढ़ा देता है। W1 से W2 पे गए तो क्वांटिटी 1 से क्वांटिटी 2 पे आ गए, बढ़ गई क्वांटिटी। लेकिन एक वक्त आता है कि एक हद से ज़्यादा वेज जब बढ़ती है तो लेबर की सप्लाई बढ़ने के बाद वापस कम होना शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। सप्लाई कम क्यों हो जाती है? जब लेबर की वेज बढ़ जाती है तो एक टाइम आता है कि बंदा कहता है मेरे पास इतने पैसे आ गए, मैं थोड़ा आराम भी करूं। पहले उसको लेट सपोज 1 घंटे के 1,000 मिलते थे, वो 10 घंटे काम करता था तो 10,000 रुपये हो जाते थे।
अब 1 घंटे के 10,000 मिल रहे हैं तो 10 घंटे काम करेगा लाख हो जाएंगे, तो क्या चलो अब 8 घंटे कर लो तो 80,000 भी बहुत है। जब वेज रेट ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो पहले से कम कमाने का उसका गुजारा हो जाएगा, उसकी जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो पहले ही मीट हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो लेबर की सप्लाई कुछ कम करेगा। तो ये बैकवर्ड बाइंडिंग कर्व होता है शॉर्ट रन के अंदर लेबर सप्लाई का। ये बात समझ में आती है। मार्केट में लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई जो है वो चेंज होती है, शिफ्ट हो सकती है, जिसकी वजह से लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम चेंज होता है। वैसे तो कैसे कैसे हो सकती है, जैसे डिमांड सप्लाई की 4 डायग्राम्स थी वैसे ही लेबर डिमांड सप्लाई की भी 4 डायग्राम्स होंगी। ऐसा हो सकता है कि लेबर की डिमांड बढ़ जाए, उसकी वजह से क्या होगा, लेबर की प्राइस बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ेगी तो नया इक्विलिब्रियम हायर क्वांटिटी पे होगा। देख रही हैं साहबा जी, अभी मैं आप लोगों से टेस्ट करूँगा, ये कर्व्स बनवा के देखूंगा, मैं सिचुएशन बताऊंगा, आप मुझे कर्व बना के दिखाएंगे। ऐसा हो सकता है कि लेबर की डिमांड कम हो जाए, 4 ही कर्व होते हैं बस। लेबर की डिमांड कम हो जाए, लेबर की डिमांड कम होगी तो लेबर की प्राइस कम हो जाएगी, पहले से लेबर की प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाएगी खुद ब खुद। बात समझ में आती है। ऐसा भी हो सकता है कि लेबर की डिमांड तो उतनी हो, सप्लाई बढ़ जाए, सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में तो मार्केट में लेबर की प्राइस कम हो जाएगी, लेकिन सप्लाई बढ़ने की वजह से क्वांटिटी भी बढ़ेगी। जितने लोग काम कर रहे थे उससे पहले ज़्यादा काम कर रहे होंगे, हालांकि प्राइस गिर चुकी है। इसी तरह से लेबर की सप्लाई शॉर्ट हो जाए तो लेबर की सप्लाई शॉर्ट हो जाने से मार्केट में प्राइस बढ़ेगी, हालांकि प्राइस बढ़ी है लेकिन उसके बावजूद अवेलेबल लेबर चूँकि कम हो गया है तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द लेबर एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ लेबर एक लेसर क्वांटिटी पे जाके इक्विलिब्रियम में आएंगे। ये 4 कैफियत होती हैं लेबर के डिमांड पे और सप्लाई कर्व में। क्यों डिमांड बढ़ती है लेबर की, क्यों डिमांड कम होती है, क्यों सप्लाई बढ़ती है, क्यों सप्लाई कम होती है। तो लेबर की डिमांड क्यों बढ़ेगी, अगर गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ेगी तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी, इसलिए इसको हम कहते हैं ये डिराइव्ड डिमांड है। कौन सी डिमांड है, डिराइव्ड, कमिंग फ्रॉम समथिंग एल्स। तो अगर गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ी, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ गई हमारे सामान की, किसी भी वजह से हमारे सामान की डिमांड बढ़ेगी, हमारी लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी, तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। उल्टा कर ले, किसी वजह से हमारे सामान की डिमांड कम होगी, लेबर की डिमांड कम हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। उसके अलावा फैक्टर क्या है, अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो लोग कैपिटल छोड़ के लेबर ही लगा लेंगे, छोड़ो यार इतनी मशीन खरीदने की जरूरत है, लोग इतना अच्छा काम करते हैं, तो लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी, लेबर की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी या कैपिटल की बढ़ जाएगी तो लोग लेबर छोड़ के कैपिटल पे आ जाएंगे, तो लेबर की डिमांड कम हो जाएगी। अगर प्राइस ऑफ लेबर बढ़ गई वो तो डायरेक्टली बात हो गई। इसी तरह से अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऐसे आ गए, कैपिटल बड़ा इंप्रूव हो गया तो फिर लेबर की डिमांड कम हो जाएगी। अगर तो लेबर की नॉन वेज कॉस्ट बहुत बढ़ गई, प्राइस तो सिस्टम का हिस्सा है ना, प्राइस के अलावा की बात कर रहे हैं, नॉन प्राइस फैक्टर्स देख रहे हैं, तो अगर लेबर की नॉन वेज चीज़ें बढ़ गई, नखरे बढ़ गए, ट्रेड यूनियन ने बड़े मुश्किलात क्रिएट कर दी तो लेबर की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर ट्रेड यूनियन ने आसानी कर दी तो लेबर की डिमांड का बढ़ जाएगी। लेबर की सप्लाई कब बढ़ती है भाई, अगर आप सबके घर में 10-10 बच्चे होंगे तो लेबर की सप्लाई बढ़ जाएगी, मजदूर होंगे ना, बहुत सारे काम करेंगे। तो एक तो लेबर की सप्लाई पॉपुलेशन के बढ़ने से बढ़ती है, एक लेबर की सप्लाई रिटायरमेंट एज कम करने से लेबर की सप्लाई बढ़ जाएगी, वो लोग जब काम नहीं कर रहे थे वो भी कर सकते हैं। हाँ मतलब रिटायरमेंट एज बढ़ाने से लेबर की सप्लाई बढ़ जाएगी। इसी तरह से लेबर की सप्लाई बढ़ सकती है अगर इमिग्रेशन बढ़ जाए, लेबर की सप्लाई बढ़ जाएगी, एमिग्रेशन से लेबर की सप्लाई कम हो जाएगी। पाकिस्तान में देखें कि पाकिस्तान से 30 लाख लोग चले गए तो लेबर की सप्लाई कम हो गई, जो हमारा टेक्निकल लेबर था खासतौर पर IT से रिलेटेड वो कम हो गया, डॉक्टर्स की सप्लाई कम हो गई। अभी अब चले जाएँ अस्पतालों में तो बड़ा बुरा हाल है, यानी मैं बात कर रहा हूँ आगा खान जैसे बड़े प्राइवेट अस्पताल की भी, कि वहाँ भी इस वक्त जो है वो अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिल रहे होते, क्योंकि अच्छे डॉक्टर्स कहाँ चले गए, बाहर चले गए। ठीक है जी, तो लेबर की ही तरह से अगर हमारे मुल्क में ट्रेनिंग डेवलपमेंट का ऑप्शन आ जाए ज़्यादा अच्छा, तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बढ़ने से भी लेबर मार्केट में बढ़ जाएगा। मुख्तलिफ ऑक्यूपेशन में, क्या मुख्तलिफ ऑक्यूपेशन में रहते हुए लेबर की वेजेस अलग अलग होनी चाहिए? एक टीचर की वेज अलग होती है, एक इंजीनियर की वेज अलग होती है, एक बार्बर की वेज अलग होती है, एक पान बनाने वाली की वेज अलग होती है ना। तो अक्रॉस द ऑक्यूपेशन ज़ाहिर है जिस काम में ज़्यादा रिटर्न्स हैं उस काम में वेज ज़्यादा है, जिस काम में मेहनत ज़्यादा है उस काम में वेज ज़्यादा है। तो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ कामों की वेज रेट ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि नंबर 1 डिफ़िकल्टी, डर्टी जॉब्स की ज़्यादा पैसे मांगते हैं लोग, तो मुश्किल काम है, डिफ़िकल्ट काम है।
इसी तरह से हायर एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड है, उसमें डिफ़िकल्ट जॉब है, हाई क्वालिफिकेशन चाहिए, तो क्वालिफिकेशन नीडेड, ये काम करने के लिए हाई क्वालिफिकेशन चाहिए, फिर वेज रेट ज़्यादा होगा। जॉब सेटिस्फेक्शन जिसमें ज़्यादा होगी उसमें वेज रेट क्या होगा, उसमें वेज रेट कम होगा, क्योंकि हर बंदा उसी में जाना चाहेगा, वहाँ लेबर सप्लाई बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वेज रेट नीचे हो जाएगा। ऐसे इलाके जो दूर दूर इलाके हैं, इमोबाइल लेबर है, पहुंच नहीं सकता, तो फिर जब वहाँ पहुंच नहीं सकता तो सप्लाई शॉर्ट हो गई, सप्लाई शॉर्ट हो गई तो लेबर की प्राइस बढ़ सकती है। फ्रेंच बेनिफिट ज़्यादा हो जाएंगे तब भी लेबर की कॉस्ट नहीं, लेबर की डायरेक्ट वेजेस कम हो जाएंगी लेकिन बेनिफिट्स ज़्यादा हो जाएंगे। बहुत सी जॉब्स ऐसी हैं इसमें कि वेजेस कम है लेकिन बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। क्या एक ही प्रोफेशन में रहते हुए भी लोगों की वेजेस मुख्तलिफ हो सकती हैं? डिफरेंट प्रोफेशन में तो बड़ा लॉजिकल है अरूज बाजी। क्या एक ही काम करते हुए, आपके अब्बा भी सॉफ्टवेयर हाउस है, मेरे अब्बा भी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं, दोनों की वेज क्या अलग अलग हो सकती है? किस वजह से हो सकती है? दोनों के एक्सपीरियंस में फ़र्क है, एजुकेशन में फ़र्क है, ठीक है, कंपनी का फ़र्क है, लोकेशन का फ़र्क है, एक कराची में काम कर रहा है, एक हैदराबाद में कर रहा है। गवर्नमेंट के क्या, उधर की गवर्नमेंट का कुछ और रूल है, हमारी गवर्नमेंट का कुछ और रूल है, तो रेगुलेशन का फ़र्क हो सकता है। उसके अलावा कोई ज़बरदस्ती के भी हो सकते हैं, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन। दुनिया के जितने भी फिल्मों के अदाकार हैं सब रो रहे हैं, अदाकाराएँ रो रही हैं, अदाकार नहीं रो रहे, कि वो ये कहती हैं कि एक ही फिल्म में काम करने के लिए हीरो को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, हीरोइन को कम मिलते हैं, ऐसा क्यों? दुनिया भर में हर जगह, बॉलीवुड, लॉलीवुड, टॉलीवुड, कौन कौन से वुड होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हॉलीवुड, सब जगह ये रोना है कि जी ख़वातीन, ये डिस्क्रिमिनेशन है ना, ख़वातीन को कम पैसे मिलते हैं, मर्दों को ज़्यादा मिलते हैं, गोरों को ज़्यादा मिलते हैं, कालों को कम मिलते हैं। ऐसा है भाई दुनिया में? कभी आप में से कोई सऊदीया से ताल्लुक़ रखता है? सऊदीया, दुबई, किसी ने सुना है कि पाकिस्तानी जॉब करने गया उसको मिली 10,000 रियाल, वही पाकिस्तानी अमेरिका में गया, अमेरिकन नेशनल होकर वापस आया, तब उसको मिलना है 30,000 रियाल उसी काम के। तो ये गोरे को या फलाने कंट्री से ताल्लुक़ रखने वाले को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बाज़ जॉब एज रिलेटेड होती हैं, बाज़ एज उस जॉब में जो कम एज के लोग होते हैं उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ज़्यादा एज को कम मिलते हैं, उस जॉब की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की है। बाज़ एज में ज़्यादा एज वाले को पैसे ज़्यादा मिलते हैं, बाज़ जॉब्स में। वर्कर्स जो हैं वो स्किल्ड भी हो सकते हैं, अनस्किल्ड भी हो सकते हैं। स्किल्ड का मतलब क्या हुआ, ऐसा काम जिसमें कि आपको स्किल चाहिए, टेक्निकल स्किल चाहिए, बाज़ कामों में टेक्निकल स्किल नहीं चाहिए। वर्कर्स जो हैं वो पब्लिक सेक्टर में भी हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं। पब्लिक सेक्टर कौन सा वर्कर है? जो कि गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर जो कि प्राइवेट जॉब कर रहा है। इंडस्ट्रीज़ में भी वेज डिफरेंस होता है। इंडस्ट्रीज़ की टाइप्स अलग अलग होती हैं, उसमें अलग अलग तरह का काम होता है, अलग अलग तरह के रेवेन्यू जनरेट होते हैं। गूगल में एक काम करने वाले को बहुत पैसे मिलते हैं और एक माइन में काम करने वाले को कम मिलते हैं। ये बताइए कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या चीज़ है? कामों को इतना छोटे छोटे कामों में तोड़ दिया जाए कि एक ही काम मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं, उसके मुख्तलिफ स्टेप्स बना दिए जाएँ ताकि कि मुख्तलिफ लोग अपने अपने कामों में क्या कर सकें, स्पेशलाइज कर सकें। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर के फ़ायदे क्या हैं? जब लोग स्पेशलाइज करते हैं तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और क्या होता है, एबिलिटीज़ का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, टाइम बचता है। मैं सब लिख नहीं रहा हूँ, लिखते लिखते में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। और मशीन्स का, स्पेशलाइज्ड मशीन्स का इस्तेमाल जो है पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि अगर मैं पूरी गाड़ी एक ही मशीन से बनवाना चाहूँ तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बंदा है वो सिर्फ दरवाज़ा लगाता है, दरवाज़ा लगाने के लिए एक मशीन बनाना आसान है। लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर के कुछ मसाइल लेबर की साइड से हैं। लेबर बोर हो जाता है, लेबर जो है एलिनेट हो जाता है, लेबर को लगता है कि यार क्या अजीब, हर चीज़ स्टैंडर्डाइज हो जाती है, जो अच्छी भी है और बुरी भी है। स्टैंडर्डाइज होने में अच्छी बात क्या है कि आपको पता है कि आपको एक ही स्टैंडर्ड की चीज़ हर जगह मिलेगी। बुरी बात क्या है, चीज़ों में से यूनिकनेस खत्म हो जाती है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि पेंटिंग्स को स्टैंडर्डाइज कर दें तो मज़ा खत्म हो जाएगा ना, और पेंटिंग में थोड़ा सा डिफरेंट चार्म होना चाहिए। तो कुछ चीज़ों में इसका नुकसान होता है, कुछ मुश्किल होती है। लेबर की अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। बताओ भाई, डिवीजन ऑफ लेबर से अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं? जब वो मशीन ख़त्म हो गई तो लेबर भी ख़त्म हो गया। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं इसको, इसके नुकसान भी होते हैं। ट्रेड यूनियन क्या होती है? हम जिस ट्रेड यूनियन की अभी इस केस में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लेबर यूनियन की। ट्रेड यूनियंस वरना कंपनीज भी बना सकती है ना, कंपनीज भी बना सकती है, मुल्क भी बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। हम बात कर रहे हैं लेबर के कॉन्टेक्स्ट में, लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन की
मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जनरल यूनियन होती हैं, इंडस्ट्रियल यूनियन होती हैं, क्राफ्ट यूनियन होती हैं, प्रोफेशनल यूनियन होती हैं, आईटी वालों की एक यूनियन है, पता है आपको, पाकिस्तान में एक इदारा है आईटी सॉफ्टवेयर हाउस, सारे पाकिस्तान के सफ़र हाउस का मिला के एक इदारा बनता है, उनके लिए लड़ता है। सारे स्कूल्स को मिला के एक इदारा बना हुआ है, सारे स्कूल्स के लिए लड़ता है, उसके आप मेंबर बन जाएँ। सारे टीचर्स को मिला के एक इदारा बना हुआ है, सारे टीचर्स के लिए वो लड़ता है उनकी। ठीक है, तो इस तरह से हर चीज़ के मुख्तलिफ यूनियंस बनी होती हैं जो स्पेशलाइज यूनियंस होती हैं। उनका क्या फ़ायदा होता है, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकती हैं। सबसे बड़ा जो सिंगल पॉइंट है ना, कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या है, जब बहुत सारे बड़े मुल्क की एक बात कहते हैं तो उनकी बात में फिर दम होता है, तो उसकी मदद से वो अपनी प्राइस, अपनी वेजेस बढ़वा सकते हैं, अपनी फैसिलिटीज़ बढ़वा सकते हैं, अपने वर्किंग आवर्स कम करवा सकते हैं, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को कम करवा सकते हैं, अपने लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं, वर्किंग कंडीशंस बेहतर बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी काम कर सकते हैं। और अगर कोई उनकी बात ना माने तो वो क्या करते हैं, वो इंडस्ट्रियल एक्शन करते हैं। इंडस्ट्रियल एक्शन क्या होता है, रूजबाजी, जो रूजबाजी अभी कर रही हैं, गो स्लो। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्शन क्या होता है, इंडस्ट्रियल एक्शन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लोग ये बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम कोई ऐसा एक्शन लेंगे कि आपका कारोबार नुकसान में जाएगा, गैर कानूनी नहीं होगा, कानून की हद में रहते हुए। जैसे कि सबसे एक एक उसमें तरीका है ओवर टाइम बैन। ठीक है, हम काम करेंगे, आप हमसे, ओवर टाइम ऑप्शनल होता है, वही जो ओवर टाइम कम करेगा उसको पैसे मिलेगा। ओवर टाइम से कंपनी को बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन बंदे ओवर टाइम करना, काम करना छोड़ते हैं तो कंपनी का नुकसान होता है। तो ओवर टाइम बैन कर लेते हैं लोग अपने लिए, तो इंडस्ट्री एक्शन कहलाता है। वर्क टू रूल कर लेते हैं। क्या मतलब होता है, वर्क टू रूल का मतलब होता है कि भाई जितना कहा जाएगा उतना करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएंगे। जबकि हालांकि अक्सर जॉब्स में ऐसे ही होता है कि बस काम कहाँ कम जाता है लेकिन करना ज़्यादा होता है। इसी तरह से गो स्लो कर लेंगे, हल्के हल्के चलेंगे, काम का जी सर अभी करता हूँ, पानी पिलाता हूँ, आराम आराम से करेंगे। आराम आराम से करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, कंपनी का नुकसान होगा। एक आखिरी एक्शन है, वो है स्ट्राइक कर देंगे, काम ही नहीं करेंगे भाई, हम काम करेंगे ही नहीं। तो ये एक्सट्रीम पे जाता है। वर्कर यूनियन से बिज़नेस को नुकसान भी होता है, खासतौर पे इंडस्ट्रियल एक्शन अगर हो जाए तो बिज़नेस को बहुत नुकसान होता है। एक तो नुकसान बिज़नेस को ये होता है कि उसका टाइम लॉस्ट होता है, पैसा लॉस्ट होता है। दूसरा, उसकी साख भी मुतासर होती है। इस काम के लिए बीच में आर्बिट्रेशन करने वाले होते हैं, आर्बिट्रेशन करने वाले होते हैं। आर्बिट्रेशन करने वाले वो लोग होते हैं जो यूनियन और कंपनी के आपस में मुफाहमत करवा देते हैं, बातचीत करवा देते हैं। आमतौर पे वकील टाइप के लोग होते हैं, वकील तरह के लोग होते हैं। तो फ़ायदे और नुकसान मैंने ट्रेड यूनियन के बता दिए। बहरहाल आप इसको पेज नंबर 193 194 पे देख लीजिएगा, दोबारा से लिस्ट किए इन्होंने कि वर्कर्स को क्या फ़ायदा है, कंपनी को क्या फ़ायदा है, कंपनी को क्या नुकसान है। एक ही कंपनी से, एक ही ट्रेड यूनियन से सारी डील कर लो, कंपनी के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। एक एक बंदे से अलग अलग बात नहीं करनी पड़ती। अच्छा, फर्म्स क्या होती हैं, इदारे क्या होते हैं, हम मुख्तलिफ एंगल्स देख रहे हैं ना सोसाइटी के, जो कि इकनॉमिक्स में पार्ट प्ले करते हैं। तो हमने बैंक देख लिया, हमने लेबर देख लिया, हमने हाउस होल्ड देख लिया। फ़र्म क्या होती है, फ़र्म बहुत सारी तरह की होती हैं। वो इदारे जो कि काम कर रहे हैं उसके अंदर जो है वो आप कह लें कि सेक्टर वाइज कर लें उसको डिफ्रेंशिएट, उसको साइज़ वाइज कर लें, बहुत सारे तरीक़ों से फर्म्स को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। सेक्टर वाइज कर लें तो कौन कौन से सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर होता है, अच्छा वो वाला सेक्टर प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी होता है और टर्शरी होता है। इसका फ़र्क बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा। ठीक है, सिर्फ याद दिला रहा हूँ मैं। उसके अलावा एक सेक्टर वाइज यूँ कर लें कि प्राइवेट सेक्टर होता है, जो प्राइवेट जॉब्स होती हैं, कंपनी प्राइवेट होती है, एक बंदा ओन करता है। अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही बहुत सारी कंपनीज हैं, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जो लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है। फिर लिमिटेड लायबिलिटी की होती हैं प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, कहीं कहीं इनको इनकॉर्पोरेटेड भी कहते हैं। इन दोनों के शेयर्स होते हैं, शेयर्स बिकते हैं, पब्लिक लिमिटेड जो पब्लिक में शेयर बिकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में बिकते हैं। तो फिर इनके ऊपर रेगुलेशन ज़्यादा होती हैं, उनको अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ते हैं ताकि सही इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने आए, ताकि जब लोग उनको उनमें इन्वेस्ट करें तो गलत डिसीजन ना लें। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के अलावा एक सेक्टर पब्लिक सेक्टर होता है, जैसे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज होती हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज। पाकिस्तान में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज का किसी का नाम बता सकते हैं आप? PTCL भी अब फुल्ली स्टेट ओन्ड नहीं है। रेलवेज है, PIA है, पाकिस्तान स्टील मिल है, ये सब प्राइवेटली स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन।
कंपनीज के अंदर फ़र्क जो कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश जो कर सकते हैं, आप साइज़ वाइज कर सकते हैं। स्मॉल नंबर एम्प्लॉयज़ हैं, छोटी कंपनी है, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, बड़ी कंपनी है। ठीक है उरूज बाजी, इसी तरह से कम कस्टमर है, छोटी कंपनी है, ज़्यादा कस्टमर है, बड़ी कंपनी है। अब ये कॉम्बिनेशन है, ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ कम हो, कस्टमर बहुत हो, तो फिर कंपनी बड़ी कहलाई जा सकती है। तो अच्छा, तो मैंने क्या क्या बताया, साइज़ कैसे कैसे नापा जा सकता है कंपनी का, एम्प्लॉयज़ से, और रेवेन्यू से, और कस्टमर से, और कैपिटल से, कितना पैसा लगाया गया, मार्केट शेयर से। कुछ फर्म स्मॉल ही क्यों रह जाती हैं भाई? एक है कि मार्केट का साइज ही छोटा है, मार्केट ही छोटी सी है। एक है कि कैपिटल ही नहीं है बंदों के पास इस मार्केट में, सभी गरीब गरीब से हैं। ठीक है, एक है कि टेक्नोलॉजी की वजह से छोटे साइज में ऑपरेट करने में फ़ायदा है। एक है कि कुछ लोगों की पर्सनल चॉइस है। फर्म्स जो मर्ज करके अपना साइज बड़ा करती हैं, तो ग्रोथ करने के साइज ग्रो करने के कई तरीके हैं, इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। मर्ज की बाद में बात होगी। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की ग्रोथ होती है। इंटरनल ग्रोथ का क्या मतलब है? इंटरनल ग्रोथ का क्या मतलब है? तो भाई इंटरनल ग्रोथ कैसे होती है? इंटरनल ग्रोथ कैसे होती है भैया? बच्चों को जगाने के लिए मुझे वॉल्यूम तेज करना पड़ेगा, आवाज की रफ्तार के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ाना पड़ेगा। क्यों इंटरनल ग्रोथ होती है? कैसे होती है? अगर कंपनी अपने प्रॉफिट से खुद ग्रो कर रही हो तो इंटरनल ग्रोथ है। अगर पार्टनर्स अपनी जेब से पैसे निकाल के ले आए, अपने घर बेच के कारोबार में लगा दें, इंटरनल ग्रोथ है। इवन यहाँ तक के लोगों से, अपने जानने वालों से उधार लेके लगा दें, इंटरनल ग्रोथ है। लेकिन अगर वो बिजनेस को एक्सटर्नली ग्रो करें तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं? बैंक से लोन ले लें, शेयर्स बेच दें कंपनी के, एक्सटर्नल ग्रोथ है। अब इसी तरह से ग्रोथ के मुख्तलिफ एवेन्यूज़ हैं। एक ग्रोथ का एवेन्यू है कि आप ग्रो करें लेटरली या वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, यानी आप ग्रो करें इस तरह से या ग्रो करें इस तरह से। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का क्या मतलब होता है कि आपकी एक दुकान थी चावल की, आपने एक और चावल की दुकान खोल ली। आपका एक बिरयानी सेंटर था, आपने एक और बिरयानी सेंटर खोल लिया। ये लेटरल ग्रोथ या हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कहलाती है। एक ग्रोथ होती है वर्टिकल। वर्टिकल की दो डायरेक्शंस होती हैं, वो अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है, बैकवर्ड भी हो सकती है और फॉरवर्ड भी हो सकती है। मतलब क्या हुआ कि सप्लाई चेन में आप अभी बिरयानी बना रहे थे, आपने चावल की दुकान भी खोल ली, चावल बेचने की। आप चावल की दुकान खोले हुए थे, आपने बिरयानी भी खोल ली। आप होलसेलर थे, आपने रिटेल भी खोल लिया। आप रिटेलर से आपने होलसेलर का काम कर लिया। आप जो है वो पहले परफ्यूम मार्केट से खरीद के बेचते थे, अब आपने अपनी परफ्यूम की फैक्ट्री लगा ली। ये बैकवर्ड ग्रोथ हो गई। अपने से पीछे वाले स्टेप पे चले गए तो बैकवर्ड हो गए, अपने से आगे वाले स्टेप पे आ गए तो फॉरवर्ड हो गई। और इस ग्रोथ के लिए लोग नई इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, और इस ग्रोथ के लिए बहुत से लोग मर्जर्स भी करते हैं। मर्जर्स क्या होते हैं? दो कंपनियां मिलके जो है वो आपस में एक बड़ी कंपनी बना लें। तो मर्जर्स भी तीनों डायरेक्शन में हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी हो सकते हैं। ग्रोथ कॉन्ग्लोमेरेट भी होती है। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब एक बिल्कुल ही नई जगह पे आपने ग्रोथ कर ली, एक नया कारोबार खरीद लिया, एक नया कारोबार में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल अलग है, लेटरल अलग है। कोई रोक भी नहीं रहा मुझे, बोले जा रहा हूँ, लोग सुने जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है, लेटरल जो है वो कॉन्ग्लोमेरेट को कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से साइज बड़ा करने का क्या फायदा होता है? कंपनीज के साइज बड़ा करने का फायदा क्या होता है? उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बल्कि इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या मतलब हुआ? बड़ा करने की वजह से होने वाली बचतें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बड़ा करने से बचतें। अब कौन कौन सी तरह की इकोनॉमीज होती हैं? साइज बड़ा करने से कौन कौन सी तरह की इकोनॉमीज होती हैं? मार्केटिंग इकोनॉमीज, ये तो बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है ना। मार्केटिंग इकोनॉमीज और परचेजिंग इकोनॉमीज और फाइनेंशियल इकोनॉमीज और टेक्निकल इकोनॉमीज और रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज। क्या मतलब हुआ कि कंपनी बड़ी होती है तो अब वो उसका 10% एक बड़ा अमाउंट बनता है, तो बड़ी मार्केटिंग हो सकती है।
अगर अब कंपनी बड़ी हो गई तो वो एक साथ बहुत सारा सामान खरीद सकती है, इसको उसको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अब कंपनी बड़ी हो गई तो लोन पे वो ज़्यादा बार्गेन करके बेहतर कम इंटरेस्ट रेट पे ले सकती है। अब कंपनी बड़ी हो गई तो बड़ी बड़ी मशीनें हायर कर सकती है, इससे टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेस होगी। अब कंपनी बड़ी हो गई तो एक सेक्शन में नुकसान हुआ तो दूसरा सेक्शन उस नुकसान को बेयर कर लेगा, रिस्क बेयरिंग है। इकोनॉमी ऑफ स्केल इंटरनल थी, सारी कंपनी बड़ी होने की वजह से इंटरनल, एक्सटर्नल भी होती हैं। कंपनी बड़ी होती है तो उसको ज़्यादा स्किल लेबर मिल जाता है, क्यों? क्योंकि वो बेहतर मशहूर हो जाती है, अरे बड़ी बहुत बड़ी कंपनी है, स्किल लेबर मिलना आसान होता है। कंपनी बड़ी होती है, उसकी कंपनी के बड़े होने से बड़ा वाली कंपनी को भी फायदा होता है, ये बड़ी हो गई इसकी वजह से बड़ा सा पीएमटी लगा, बड़ा वाली कंपनी में पीएमटी का फायदा हो गया, ठीक है, रोड बनी तो उसको भी फायदा हुआ। इकोनॉमी ऑफ स्केल से दूसरों को फायदा होता है, जैसे कि सप्लायर्स, अगर मेरी कंपनी बड़ी हो गई तो मेरे सप्लायर का भी फायदा है, एक्सटर्नल इकोनॉमी है, दूसरों को फायदा हो रहा है मेरी वजह से। और कंपनी बड़ी होती है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉसिबल होती है। फिर कंपनी बड़े होने की कोई डिसइकोनॉमीज भी होती हैं। डिसइकोनॉमीज क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहले मैनेजेरियल डिसइकोनॉमी क्या मतलब होता है? जितनी कंपनी बड़ी होगी उसको मैनेज करना उतना मुश्किल होगा। लेबर डिसइकोनॉमी क्या मतलब हुई कि इतने सारे लेबर चाहिए तो हर वक्त इतना लेबर हर वक्त अवेलेबल नहीं होता। अगर मैं एक छोटा सा स्कूल खोलता हूँ ना, जिसमें 4 लोग पढ़ाते थे, तो 4 डेडिकेटेड लोग हायर करना आसान है, लेकिन अब मैं उसी स्कूल को बड़ा कर लेता हूँ, मुझे 25 डेडिकेटेड लोग चाहिए, 25 डेडिकेटेड लोग ढूंढना मुश्किल है, हर वक्त छोड़ के जाते रहते हैं, दूसरे आते रहते हैं। फिर सप्लाई के कंस्ट्रेंट होते हैं। मैं छोटा सा काम करता था, मुझे एक छोटी सी बेकरी थी, थोड़ा सा आटा चाहिए था, थोड़े से अंडे चाहिए थे, मिल रहे थे। अब मैंने बेकरी बड़ी कर ली, जैसे मैंने बताया भी था, शायद आपको लास्ट में समझा रहा था। तो रहमत शीनी के प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है, दूध नहीं मिलता उनको। सोचें, पाकिस्तान वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है। रहमत शीनी का कारोबार इतना बड़ा हो गया कि उसको पाकिस्तान में दूध नहीं मिलता। सोचें आप कितनी बड़ी हो गई होगी कि एक्चुअली उनको दूध एक खास स्टैंडर्ड का चाहिए ना, घटिया दूध नहीं चाहिए। दूध का स्टैंडर्ड कैसे तय होता है? दूध का स्टैंडर्ड उसके फैट कंटेंट से तय होता है कि कितना फैट कंटेंट उसमें, कितना पानी नहीं मिला हुआ, तो उसको एक सर्टेन फैट कंटेंट का दूध चाहिए, वो होता ही नहीं है ज़्यादा। तो उनके पास सप्लायर ख़त्म हो गए, इतनी बड़ी हुई कंपनी के सप्लायर ख़त्म हो गए, ठीक है। स्किल्स की शॉर्टेज हो जाती है, स्किल वर्कर्स नहीं मिल रहे होते, रेगुलेटरी रिस्क होते हैं। कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तो फिर गवर्नमेंट कहती है यार ये ज़्यादा ही बड़े हो गए, मोनोपोली तो नहीं बन रहा कहीं, तो उनके ऊपर रेगुलेटरी चेक्स ज़्यादा लग जाते हैं। इसी तरह से कंपनीज की बात करते करते हम चलें तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की कुछ बात करेंगे। जैसे कि कंपनीज जो है वो स्पेशलाइज करती हैं, एक तो है ना डिवीजन ऑफ लेबर से स्पेशलाइज करना, अपने अंदर ही काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना कि लेबर स्पेशलाइज कर ले। कंपनीज भी स्पेशलाइज कर जाती हैं और करती हैं, नॉर्मल सी बात है ना। एक कंपनी है वो सॉफ्टवेयर हाउस खोला है, लेकिन वो कौन सा सॉफ्टवेयर हाउस है? फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर हाउस खोला है, फाइनेंशियल में स्पेशलाइज करते हैं। कौन है, नाम पता है आपका? आपको पता है ऐसे किसी सॉफ्टवेयर हाउस का नाम जो कि फाइनेंशियल में भी खास जगह, स्टॉक एक्सचेंज के खास सॉफ्टवेयर बनाने में वो स्पेशलाइज करता है, नाम बताएं? ओमैक्स सॉल्यूशंस, ठीक है। चलो ओमैक्स वाले अगर ये वीडियो देखें तो उस पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी में भाई तो बोला है मैंने कि लाइक कर दीजिएगा, वरना मैं कभी नहीं बोलता, और नहीं कीजिएगा भाई प्लीज़, सॉरी, छोड़ दें। तो कंपनीज भी जो है वो स्पेशलाइज करती हैं। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बीच में अचानक से ही दे दिया इन्होंने, लेबर की प्रोडक्टिविटी। लेबर की प्रोडक्टिविटी कैसे निकालते हैं भाई? कितना, इसमें इतना बच्चों वाली बात है, कितना प्रोड्यूस किया, कितना एम्प्लॉय किया था। 10 लेबर लगाए थे, उन्होंने 10 मकान खड़े कर दिए, तो ये लेबर की प्रोडक्टिविटी हो गई, पर लेबर 1 मकान आ गया। 10 गाय खरीदी थी, उन्होंने 100 किलो दूध दे दिया, पर गाय कितना प्रोडक्टिविटी हो गई? 10 किलो दूध। तो आउटपुट को डिवाइड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कर दें तो लेबर की प्रोडक्टिविटी, एवरेज लेबर की प्रोडक्टिविटी आ जाती है, ठीक है। कुछ काम लेबर इंटेंसिव होते हैं, कुछ काम कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। ये क्या बात हुई? लेबर इंटेंसिव वो काम होते हैं इसमें लेबर ज़्यादा यूज होता है। अभी भी आज भी बहुत से काम लेबर इंटेंसिव, मतलब टोपियाँ, बहुत सी लेबर इंटेंसिव टोपियाँ भी सिलती हैं, कैपिटल इंटेंसिव टोपियाँ भी सिलती हैं। मार्केट में सस्ती कौन सी मिलती होगी? कैपिटल इंटेंसिव सस्ती मिलती होगी, क्योंकि मशीन पे बनती है, सारी एक जैसी होती है, कोई यूनिकनेस नहीं होती, उसमें कोई स्पेशल काम नहीं हुए होते। तो कुछ काम होते हैं जो लेबर इंटेंसिव होते हैं, कुछ काम होते हैं कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, इससे काफ़ी बात की हुई है हमने। और किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड कैसे तय होती है? अगेन ये बिल्कुल किसी भी चीज़ की डिमांड की तरह इसकी डिमांड तय होती है कि उसकी प्राइस क्या है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड किस बात से तय होगी? लेबर ज़्यादा लूंगा कि कैपिटल ज़्यादा लूंगा?
किस बात से तय होगी? उसकी प्राइस कितनी है, उसके अगेंस्ट दूसरी चीज़ की प्राइस कितनी है, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। इन चीज़ों से मिलकर पता चलेगा कि मुझे कौन सा फैक्टर प्रोडक्शन ज़्यादा एम्प्लॉई करना है, लेबर ज़्यादा रखना है, कैपिटल ज़्यादा लगाना है। फिर क्या फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी पॉसिबल है कि नहीं है, क्या मैं इसको हटा के दूसरा लगा सकता हूँ, ऐसी चीज़ें यूज़ करना ज़्यादा आसान रहता है। फिर कॉस्ट की बात ही करें तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, आप बता सकते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और रेवेन्यू और ब्रेक इवन और प्रॉफिट और लॉस। भाई फिक्स कॉस्ट वो होती है शॉर्ट रन में होती है, याद रखिएगा। लॉन्ग रन में देयर इज नो फिक्स कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स, देयर इज नो फिक्स कॉस्ट इन लॉन्ग रन बिकॉज एनी कॉस्ट कैन चेंज इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन इकोनॉमिक्स में बोलते हैं तो 20-30 सालों की बात होती है, ठीक है। शॉर्ट रन जो है वो साल, 2 साल, 3 साल की बात होती है। तो फिक्स कॉस्ट वो होती है जो शॉर्ट रन में आप चेंज ना करते हो, जैसे कि रेंट हो गया, आपने कोई जगह खरीद ली, ज़मीन खरीद ली, फिक्स कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो जब आप कारोबार शुरू करते हैं तो टोटल कॉस्ट आपकी कुछ ना कुछ तो फिक्स होती है, तो खर्च करना ही करना है, और फिर पर यूनिट के हिसाब से जो बढ़ेगी वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो ये फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ओह ये वेरिएबल कॉस्ट है। जब फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं तो टोटल कॉस्ट आती है। ये टोटल कॉस्ट ऑन एन एवरेज होती है, ठीक है। और रेवेन्यू जो है वो पहले यूनिट पे कुछ नहीं होता, दूसरे यूनिट से शुरू होता है, मतलब पहले यूनिट से शुरू होता है, 0 पे 0 होता है। तो रेवेन्यू का ग्राफ यहीं से चलेगा, लेकिन वो कॉस्ट के मुकाबले में ज़्यादा जल्दी से ऊपर जाता है। तो एक पॉइंट आता है जहाँ कॉस्ट और रेवेन्यू जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट कहलाता है हमारा कौन सा पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट। बिजनेस स्टडीज में बहुत अच्छी तरह पढ़ा है ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन एनालिसिस, उसकी शॉर्ट कमिंग्स, कि ब्रेक इवन जो है वो क्यों इतना इफेक्टिव नहीं है। जिस जनरल आइडिया देता है कि इतने यूनिट बिकेंगे तो कंपनी प्रॉफिट में होगी, या वो यूनिट बिके भी कि नहीं बिके ये तो तय ही नहीं हुआ। ये टोटल कॉस्ट जो निकाली थी, ये टोटल रेवेन्यू से जब मुकाबला करती है तो ब्रेक इवन आ जाता है। ये एरिया सारा लॉस का एरिया है, ये एरिया सारा प्रॉफिट का एरिया है, ठीक है जी। किसी फर्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? चलें भाई, पहला ऑब्जेक्टिव बारी बारी आप लोग बताएंगे जी। सब कोई ऑब्जेक्टिव बताओ, फर्म का ऑब्जेक्टिव जल्दी बताओ। प्रॉफिट। उरूज बाजी, फर्म का ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल भी हो सकता है कि भाई मैं चल तो लूं, ग्रोथ हो सकता है, और वेलफेयर हो सकती है कि भाई मैं दुनिया में लोगों का काम करूंगा। किसी वेलफेयर कंपनी का नाम बता सकते हैं जो अपने आप को कहते हो? आपको नहीं, अभी जानने वालों बताओ ना यार। अभी तुमने ओमेक्स बताया ना, जानने वाले दूसरे का नाम भी ले दो। कंडक्टिविटी अपने आप को कहती है कि जी हम, हमारा प्राइम जो पर्पस है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है बल्कि वेलफेयर है। यार MSCS के बारे में भी तो ऐसा कह सकते हैं ना। TSL नहीं, MSCS, TSL तो स्कूल है ना उसका। MSCS वो इदारा है जो वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। MSWS कर रहा था। अब आ गए मार्केट के ऊपर। मार्केट के अंदर मुख्तलिफ तरह के कंपटीशन होते हैं। एक कंपटीशन होता है जो कि प्राइस कंपटीशन होता है, एक कंपटीशन होता है जो कि नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। प्राइस कंपटीशन का मतलब क्या होता है? कीमत कम ज्यादा करके कम्पीट करना। नॉन प्राइस कंपटीशन का क्या मतलब होता होगा? प्राइस के अलावा भी किसी से कम्पीट कर सकते हैं जी। क्वालिटी में कर सकते हैं, डिजाइन में कर सकते हैं, परसेप्शन पे कर सकते हैं, सर्विस के थ्रू कर सकते हैं, डिस्प्ले से कर सकते हैं, मार्केटिंग से कर सकते हैं। प्राइस कम और ज्यादा किए बगैर दूसरी चीजों से भी कंपटीशन कर सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? अभी बताया था मैंने आपको, कल ही सारी बातें हो रही थी हमारी। एक ऐसा कंपटीशन जिसमें फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट हो, बहुत सारे बायर्स हो, बहुत सारे सेलर्स हो, बैरियर्स टू एंट्री ना हो, ना बैरियर टू एग्जिट हो, और हर कंपनी नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हो, ठीक है, कोई किसी को रिसीव ना कर सकता हो। तो परफेक्ट कंपटीशन है, ख्याली कंपटीशन है। कैपिटलिस्टिक मार्केट में चाहा जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन के जितने करीब कोई कंपनी होगी उतना ही ज़्यादा बेहतर है। परफेक्ट मार्केट के इतने करीब कोई सिचुएशन होगी उतना बेहतर होगा, बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी। बायर के लिए इसलिए बेहतर होगा कि उसको बहुत सारा कंपटीशन मिलेगा, प्राइस कम मिलेगी। सेलर के लिए इसलिए बेहतर होगा क्योंकि जितना बनाएगा उतना बिक जाएगा। तो वो पर यूनिट तो कम कमा रहा हो, लेकिन बहुत सारे यूनिट बेचेगा तो उसकी वजह से उसको प्रॉफिट हो जाएगा। उसका बिल्कुल अपोजिट कौन सी कंपनी होती है? परफेक्ट कंपटीशन के बिल्कुल अपोजिट कौन सी है? मोनोपोली। मोनोपॉली, सिंगल सेलर। मोनोपोली के साथ क्या मतलब है? मोनोपोली जो है बातों का नेचुरल होती है, बातों का क्रिएटेड होती है। और मोनोपोली क्या करती है? मोनोपोली अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज करती है, जिसकी वजह से कंज्यूमर को बहुत नुकसान होता है। इससे बड़ा ही ज़बरदस्त डिटेल किस्म का एनालिसिस है हमारे पास। इतनी ज़बरदस्त स्टडी है ना ये पब्लिक फाइनेंस के अंदर, इसकी इतनी ज़बरदस्त स्टडी है, बहुत मज़ेदार। मतलब मुझे बहुत मज़ा आया था जब हमने पढ़ा था मास्टर्स में। और अगर हमें उन चंद एरियाज़ में से एक है जिनको कि आप स्पेशलाइज करें तो आपको मज़ा आएगा। पब्लिक वेलफेयर, जिसमें कि आप वो सोशल वेलफेयर भी निकालते हैं। पेरिटो ऑप्टिमैलिटी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर काम कर सकते हैं बाहर। तो
मोनोपोली क्या करती है, मोनोपोली आपके सोशल वेलफेयर को कम कर देती है। आपने कल पढ़ा था ना, प्राइवेट कॉस्ट और पब्लिक पब्लिक कॉस्ट, प्राइवेट बेनिफिट, पब्लिक बेनिफिट, सोशल बेनिफिट। मोनोपोली सोशल कॉस्ट बढ़ा देती है संभाव, वो इस तरह से कि वो नंबर ऑफ यूनिट्स को की सेल को कम करके प्राइस को आर्टिफिशियली राइज करके सोशल कॉस्ट ठीक ठाक बढ़ा देती है। एक चीज़ होती है कंज्यूमर बेनिफिट और प्रोड्यूसर बेनिफिट। प्रोड्यूसर बेनिफिट ठीक ठाक बढ़ा लेती है, कंज्यूमर बेनिफिट को श्रिंक कर देती है। ठीक है, मार्केट की कंपेटिटिव मार्केट होती है तो प्राइसिंग की बहुत सारे तरीके होते हैं। प्राइसिंग का एक तरीका होता है, इसको हम कहते हैं प्रेडेटरी प्राइसिंग। अब ये इकोनॉमिक्स की प्राइसिंग की बात हो रही है, बिजनेस स्टडीज की प्राइसिंग नहीं हो रही है, बात वही है। लेकिन प्रेडेटरी प्राइसिंग जो होगी वो कंपेटिटिव प्राइसिंग होगी, डिस्ट्रक्टिव प्राइसिंग होगी। क्या मतलब होगा डिस्ट्रक्टिव और प्रेडेटरी प्राइसिंग का? क्या मतलब, प्रेडेटर कौन होता है? शिकारी। शिकारी वाली प्राइसिंग का क्या मतलब होगा? ऐसी प्राइस रखेंगे कि जितने का बन भी नहीं रहा भाई। मैंने मिसाल दी थी, किसकी मिसाल दी थी? चाइना की मिसाल दी थी कि चाइना अमेरिका के अंदर बास प्रोडक्ट ऐसी प्राइस पे सेल करता रहा जिस प्राइस पे कि वो बन भी नहीं रहे थे, अपने अपने प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी दे रहा था। उससे क्या हुआ कि उनकी लोकल मार्केट के प्रोड्यूसर गायब हो गए। भाई हम कहाँ से बनाए, उतने बना भी नहीं रहे, उतने का वो बेच रहे हैं। तो मोनोपोली का एक तरीका होता है कि वो डिस्ट्रक्टिव प्राइसिंग करती है, इतना नीचे ले जाती है प्राइस को कि बड़ी छोटी कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती, ये लॉस में ही बर्दाश्त कर लेती है। ठीक है, इसी तरह से प्राइस वॉर होती है। डिस्ट्रक्टिव प्राइसिंग हो गई, प्राइस वॉर। प्राइस वॉर क्या है? हमने 1 रुपया कम किया, तुमने 2 रुपये कम कर दिया, हम 3 रुपये कम कर देंगे, तुम 4 रुपये कम कर दो, हम 5 रुपये कम कर देंगे, ऐसे प्राइस वॉर होती है। प्राइस वॉर अभी रिसेंटली हमने देखी थी। कब देखी थी? जब ये कंपनीज में प्राइस वॉर हुई थी। किसमें? मोबाइल फ़ोन कंपनीज में, जो मोबाइल फ़ोन कनेक्शंस देती हैं। आपको याद होगा किसी को कि एक ज़माने में हमारे यहाँ होती थी यूफोन, जैज़ यानी मोबिलिंक, वारिद, जोंग, टेलीनॉर। वारिद भाग गया, प्राइस वॉर हुई थी। प्राइस वॉर हुई, प्राइस वॉर में उनको इतना लॉस होने का, भाई हम नहीं खेल रहे। फिर जोंग ने उसको खरीद लिया। ये मोनोपोलाइज करने का तरीका होता है कि आप प्राइस वॉर करते हैं, एक बंदा छोड़ के जाने लगता है, आप कहते हैं लाओ यार मुझे ही भेज दो। यहाँ पे कम्पिटिटिव कमीशन जो होता है वो आके देखता है, कंपटीशन कमीशन के भाई ये मुनाफी तो नहीं हो रही। अब टेलीनॉर को भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, टेलीनॉर ने यूफोन को बेच दिया। ठीक है, तो अब 3 कंपनियां, एक्चुअली 3 कंपनियां रह गई। जब कंपनियां कम हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? मोनोपोली तो नहीं होगी, लेकिन फिर क्या होगी? अगर सिर्फ 2 कंपनियां हो तो डुओपोली है। अगर 2 से 8 के दरमियान है, ये भी मोनोपोली की तरह की किस्म होती है। इसको कहते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली जी। मोनोपोली क्या करती है? मोनोपोली कंज्यूमर को चॉइस नहीं देती, जो बना रहे हैं वही खरीदना पड़ेगा। मोनोपोली क्या करती है? मोनोपोली जानबूझ के आउटपुट कम रखती है, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर रहती हैं। मोनोपोली प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इन्वेस्ट नहीं करती, तो प्रोडक्ट क्वालिटी लो रहती है। मोनोपोली जो है वो कंपटीशन ना होने की वजह से उसकी एफिशिएंसी बहुत कम रहती है। गवर्नमेंट जो है वो मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए हर वक्त लगे रहते हैं, तो उस पर भी उनका बहुत नुकसान होता है, हर वक्त मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए कंपटीशन पॉलिसी हर मुल्क में मौजूद है। मोनोपोली क्या करती है? कोशिश करती है बैरियर टू एंट्री क्रिएट करे, कोई घुस ना सके। बैरियर टू एंट्री कैसे कैसे क्रिएट करती है? कारोबार को इतना बड़ा कर लेगी कि इतने बड़े कारोबार से कौन मुकाबला करे। सारे सप्लायर से कहेगी मेरे अलावा किसी को बेचाना तो फिर मैं तुमसे नहीं लूँगा। अब तुम नहीं लोगे तो भाई हम कैसे सर्वाइव करेंगे? ठीक है, इसी तरह से मोनोपोली का बैरियर का तरीका एक और है। एक नेचुरल तरीका है, एक आर्टिफिशियल तरीका है बैरियर टू एंट्री क्रिएट करने का, कोई घुस ना सके मेरे कारोबार में। नेचुरल तरीका क्या है? मैंने बताया था नेचुरल मोनोपोलीज होती हैं, जहाँ नेचुरल बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं कि भाई अब ये रोड ही एक बन सकती है यहाँ पे, तो जो जो बनाएगा उसी की होगी। यहाँ पे ट्रैक ही एक बिछ सकता है ट्रेन का, तो जो बिछाएगा उसी का होगा। तो जहाँ नेचुरल बैरियर्स होते हैं वहाँ गवर्नमेंट कोशिश करती है कि खुद ही आ जाए भाई, किसी और को ना करने दे। इसी तरह से ये सारी मिसालें मैं कल दे चुका। आप आर्टिफिशियल बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल की मदद से, इतना बड़े हो जाएं कि आपको जो प्राइस पे पड़ रहा हो किसी और को उस प्राइस पे नहीं पड़ रहा हो। कारोबार को इस तरह का बना दें कि उसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड हो जो किसी के पास नहीं हो। अपने आप को इस तरह का कस्टमर बेस बना लें कि आपके अलावा किसी को लेना ही नहीं चाहता हो। मिसाल के तौर पे अरे अपनी पाकिस्तानी बताए ना यार आप।
पाकिस्तान की मार्केट में किसी ने इस तरह का मोनोपोली कर ली कि कस्टमर बेस इतना लॉयल बना दिया, हालांकि कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल कह सकते हैं टोयोटा का कस्टमर, टोयोटा को ऐसा बनाया उन्होंने, ऐसा बनाया, ऐसा लोगों को घेरा, ऐसा लोगों ने उनको और उससे कोई भी तरीका अख्तियार किया। अब लोग जो भी गया टोयोटा, मैं तो होंडा ही ले सा, है ना, वो जब मोटरसाइकिल में होंडा, और लेकिन ये तो अब इनकी तो डाइवर्सिफाई हुई ना मार्केट, इसमें होंडा भी आ गया, सुजुकी भी आ गई, और चाइनीज़ कंपनीज भी आ गई, नहीं चली इनकी, क्योंकि इन्होंने प्रोडक्ट के अंदर डंडी मारना शुरू कर दी, तो लोगों ने कहा भाई दूसरा ले लो, इतना महंगा भी, इतना महंगा, इतना महंगा, एयर बैग नहीं लगा के दे रहे, मतलब जापान से गाड़ी आ रही है उसमें से एयर बैग निकलवा के भाई ये बात निकाल लो, यहाँ नहीं चाहिए भाई, मतलब थोड़ा तो दे दो। तो और कोई मार्केट? चलें सोचें, इसमें आप लोगों को सोचने का मौका दे रहा हूँ, मैं आगे चलता हूँ, टाइम मेरे पास कम है, आप लोग मुझे आज बता के जाएंगे, लेकिन ये कि पाकिस्तान की मार्केट की कोई ऐसी एग्जांपल जहाँ पे लॉयल्टी की बेस पे उन्होंने जो है वो मोनोपोलाइज कर लिया हो, और लीगल कंसिडरेशन बाज़ औक़ात गवर्नमेंट के साथ मिलकर वो ऐसे तरीके के रख लेते हैं, ज़रूरत है कि अगर यहाँ पे कंपनी खोलनी है तो आपको ये करना पड़ेगा, वो करना हर एक लिए पॉसिबल नहीं होता, तो लीगली इतने बैरियर्स क्रिएट कर देते हैं। हाँ, एक ज़माने में नोकिया को कह सकते हैं। आर्टिफिशियल बैरियर के अंदर ये डिस्ट्रक्टिव प्राइसिंग भी आती है, सप्लायर से बात करना भी आती है, एक्सक्लूसिव डील्स करना भी आती है, बंडल ऑफर्स भी आती है। क्या मोनोपोली बुरी ही होती है? मैंने बताया कि बात सिचुएशन में मोनोपोली बनाना ही एक ऑप्शन होता है, कोई ऑप्शन दूसरा होता ही नहीं है। उस सूरत में गवर्नमेंट कहती है कि हम खुद मोनोपोली बना लें, ठीक है। यूनिट 3 हमारा ख़त्म हो गया। ऐसे करता हूँ कि मैं यहाँ पे वीडियो पॉज से के आगे चल लेता हूँ, क्योंकि वीडियो का साइज़ तो इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपलोड करने में मुश्किल होती है।